एक ऐसे सैंड अपोकलिप्स की कल्पना करें जहां आसपास की हर चीज अंतहीन रेत के टीलों के नीचे दबी हुई है। सतह के नीचे विशाल मोनो राक्षस छिपे हुए हैं और लोग संसाधनों के अंतिम टुकड़ों के लिए लड़ रहे हैं। और इस बर्बाद सैंड वर्ल्ड में केवल एक ही लड़का है जो अपने आसपास की सारी रेत को नियंत्रित कर सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो क्या करने में सक्षम है? पूरी दुनिया उसके हाथों में है और उसकी क्षमता असीमित है। तो यहाँ बताया गया है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। 100 साल पहले प्रकाश की एक किरण पृथ्वी से टकराई और ग्रह पर सब कुछ खा गई, जिससे नीला विशालकाय सैंड से भर गया। मानवता का जो कुछ भी बचा था उसने अपना एक गढ़ बनाया, जियोन। हमारा नायक एक दयनीय किसान है जो कुछ कमीनों के बीच फंसा जिन्हें दूसरों को मारने में मजा आता था। लेकिन हमारा लड़का कोई पुश नहीं है, क्योंकि उसने भी उसी तरह जवाब दिया, ये याद करते हुए कि उसने वास्तव में कभी किसी व्यक्ति को नहीं मारा था। उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक आदमी ने उसका सामान चुराने की कोशिश की और अंत में उसकी दुर्घटनावश मौत हो गई। दुनिया में अवेकनर्स हैं जिन्हें देवताओं की तरह माना जाता है। ये सोचकर कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को मार दिया है जिसका संबंध लियोंग से है, जो कि एक अवेकेंड है, वो डर गया था। यही कमीना बच्चे के मुक्के से अप्रभावित रहा और उसे एक तरफ पटक दिया, अपनी अवेकन शक्तियों का उपयोग करके चूहे को सबक सिखाने के लिए। सौभाग्य से एक एक्सीडेंट के कारण वाहन पलट गया, जिससे इस कमीने को चोट लग गई। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में ड्राइवर ने बताया कि उन्हें गॉडजिला के आकार का सैंडवॉर्म पूरा निगल रहा है। जियोन को अपनी जिंदगी के लिए लिपटना पड़ा, ये जानते हुए कि उसका समय आ गया है, क्योंकि वो एक कमजोर व्यक्ति था कि अगर वो केवल और अधिक शक्तिशाली होता तो चीजें अलग होती। सैंडवॉर्म ने उसे निगल लिया, सिवाय इसके कि लड़का वास्तव में मरा नहीं। हैरानी की बात यह है कि खुद को जीव के अंदर जीवित पाकर इस आदमी ने अगरा पॉल अट्रेडीज बनने का फैसला किया, क्योंकि उसने सब कुछ देखा। मानवता की नष्ट हुई संरचनाएं उसकी इंद्रियों में भर गईं, उसे दिखाती हुई कि उनके अद्भुत ग्रह का क्या हुआ। उसी समय उसने पहली बार अपनी पहली क्षमता को जगाया और सहज रूप से सैंड ब्लास्टर का जाप किया, जिससे जीव के किनारे से एक सीधा शॉट निकल गया। अब जबकि उसके पास जीने के लिए दुनिया की ताकत थी, जियोन ने अपनी बाधाओं के खिलाफ साहस दिखाया कि वो असंभव के खिलाफ जीवित रहने के लिए सैंड का उपयोग करेगा। जियोन अपने दिल की हर छोटी धड़कन को महसूस कर सकता है। ऐसा लगता है मानो उसका शरीर अविश्वसनीय ऊर्जा से भर गया है। ये समझते हुए कि ये अवेकनिंग की प्रक्रिया है, वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है। इस बीच हमें ड्यून के सैंडवॉर्म का ये पागलपन भरा सीन मिलता है, जो छोटे इंसान को खाने वाला है। जीव उसे पूरा निगलने के लिए पहुंचता है, जबकि जियोन वहां टाइटेनियम के बॉल्स के साथ खड़ा रहता है, एक तरफ हटने से इनकार कर देता है। हैरानी की बात यह है कि कोई आदमी उसकी जान बचाने के लिए जल्दी से बीच में आता है, ये व्यक्त करते हुए कि बच्चा उसके सामने है। वो आदमी जियोन को हवा में फेंक देता है, जिससे वो भारी टक्कर के साथ जमीन पर गिरता है। मेरा बंदा सैंड थूकता है और सवाल करता है कि कैसे इस रैंडम आदमी ने मिनातो नामिकाजे की तरह अचानक उसे बचा लिया। लेकिन जैसे ही वो वापस ऊपर देखता है, ब्रो ये देखकर डर जाता है कि इस आदमी ने सैंडवॉर्म की गर्दन में तलवार घोंप दी, जिससे उसके शरीर से तार जैसे खून की धारा निकल रही थी। वो आदमी जीव को इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए चढ़ाता है, सोचते हुए कि क्या उसे इसे वापस नीचे भेज देना चाहिए। अपनी किक तैयार करते हुए वो अपनी किक को सीधे तलवार में मारने का फैसला करता है, जिससे राक्षस अपनी मौत की ओर धकेल दिया जाता है। हमारा लड़का सन्न रह जाता है। तथ्य यह है कि इस रैंडम आदमी जैसे शक्तिशाली किसी ने इस सैंडवॉर्म को मार गिराया कोई आसान काम नहीं है। ये वास्तव में सैंडवॉर्म के साथ जियोन की पहली मुठभेड़ है, और इससे पहले कि वो अपनी प्रतिक्रिया पर गौर कर पाता, एक नीले बालों वाली क्यूट बॉडी उसके पास आती है और बताती है कि ये कैप्टन जैंग योंग बाम है, जो हमेशा की तरह दिखावा कर रहे हैं। फिर से जियोन को बिल्कुल पता नहीं है कि ये लोग उसे कैसे बचा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो हवा में से बाहर निकल रहे हैं, जबकि वो लड़की अपने शानदार कैप्टन के कौशल की तारीफ करने में व्यस्त है। उसके शरीर पर एक नज़र ही उसे यह एहसास कराने के लिए काफ़ी है कि ये महिला बेहद शक्तिशाली है, लेकिन इससे भी ज्यादा बच्चा भ्रमित है कि उसका शरीर क्यों जमने लगा है। योंगबाम कहते हैं कि सैंडवॉर्म उनके लिए एक कठिन प्रतिद्वंदी भी नहीं है। फिर वो अपनी तरफ देखने से पहले जिसेल को एड्रेस करते हैं। कैप्टन इन दोनों को आपस में मिलते हुए देखने के लिए वापस मुड़ते हैं। जिसेल चंचल है और अपने कैप्टन की आज्ञाकारी है, लेकिन वो जियोन को एक कपड़े की गुड़िया की तरह खींचकर बहुत मजा ले रही है। एक पल में वो मेरे आदमी पर हावी हो जाती है और उसे नीचे पिन कर देती है, और मुझे यकीन है कि हम में से बहुत से लोग अभी इस आदमी के साथ अपनी पोजीशन बदलना पसंद करेंगे। जिसेल मजाक में लड़के के रैंक और क्षमताओं का अंदाजा लगाती है, ये सवाल करते हुए कि उसे पता लगाने के लिए किस तरीके का उपयोग करना चाहिए। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। विशिष्टता यह है कि जियोन वास्तव में एक अवेकनर नहीं है। इस तरह दबे हुए हमारे लड़के को तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो अभी क्या कह रही है। जिसेल कैप्टन को यह बताते हुए उसका हाथ मरोड़ना जारी रखती है कि बच्चे के पास कोई रैंक प्रतीक नहीं है। जियोन भ्रमित है, यहां तक कि यह सोच रहा है कि लड़की अंधी भी हो सकती है, क्योंकि हर अवेकनर के पास एक प्रतीक होना चाहिए। कार से दृश्य देखते हुए एक और टीम साथी उस पर चिल्लाता है कि बस अब जल्दी करो। जिसेल कैप्टन से इनपुट मांगती है, ये समझाते हुए कि यह अजीब होगा अगर वे इस साथी को यहां मरने के लिए छोड़ दें। हमारे लड़के की अपनी शिकायतें हैं, क्योंकि क्या ये वही लड़की नहीं है जिसने अभी अभी मेरा हाथ लगभग तोड़ दिया था। योंगबाम निर्देश देने से पहले बच्चे की आंखों में देखते हैं कि जिसेल बच्चे को पीछे फेंक दे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो माइन की ओर जा रहा था। और खैर, अगले सीन में हमारे पास एक शोर मचाने वाले समूह से भरी हमारी टूटी फूटी राइड है। योंगबाम की टीम बिल्कुल शांत किस्म की नहीं है, वो बहुत हंगामा मचा रहे हैं। इस बीच हमारे लड़के को पीछे धकेल दिया जाता है और सामान की तरह बांध दिया जाता है। वो उनकी बातें सुनता है जब तक कि लेथ वाहन में नहीं आ जाती। वास्तव में ये जियोन है जो
रेत के प्रवाह को नियंत्रित कर रहा है, ये पुष्टि करते हुए कि उसने वास्तव में अपनी शक्तियों को जगाया है। साथ ही उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई उसका रैंक प्रतीक क्यों नहीं देख पा रहा है, और इस पर एक नज़र डालते हुए उसे मार्क भी अजीब लगता है। रंग ऑरेंज दिखता है, लेकिन ये वास्तव में रेत के रंग से मेल खाता है। एक मार्क की चमक हमेशा वेकना के वर्गीकरण का सुझाव देती है। दूसरे शब्दों में, जादुई प्रकारों का आमतौर पर नीला वर्गीकरण होता है, कॉम्बैट पागलों का लाल ओरिएंटेशन होता है। और हालांकि अन्य प्रकार के अवेकनेस के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन ये पहली बार है जब जियोन ने किसी को सैंड को नियंत्रित करने में सक्षम होने के बारे में सुना है। यहां तक कि जैसा वो अभी सहज रूप से कर रहा है, ये अपनी तरह का इकलौता है। दुर्भाग्य से वो ये भी जानता है कि ये एक एफ रैंक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके पास अनिवार्य संभावना है जिससे वो रेगिस्तान की तरह ढल सकता है। हमारा लड़का जो उसे मिला है उससे खुश है, सही समय आने तक अपनी शक्तियों को छुपाने की उम्मीद करता है, क्योंकि अंततः वो इस आदमी की इच्छा के अनुसार पूरे रेगिस्तान को नियंत्रित करने में सक्षम होगा और विस्तार से पृथ्वी पर भी हावी होगा। जिससे मुझे आश्चर्य हो रहा है कि भाई इस मोड़ पर हीरो है या विलन। खैर, जैसा भी हो, हम भव्य जादुई क्रिस्टल माइंड पहुंचते हैं। जियोन एक चेक पॉइंट देखता है और बुदबुदाता है कि चीजें सामान्य दिखाई देती हैं। एक आदमी उसे बिना कुछ बोले पीछे चलने का आदेश देता है, तो बच्चे के पास उसका नेतृत्व मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। दूर से दृश्य देखते हुए जिसेल और योंगबाम व्यक्त करते हैं कि वो इस बच्चे के बारे में कितना अजीब महसूस करते हैं। तथ्य यह है कि वो इकलौता जीवित बचा है, इसे भाग्य माना जा सकता है, सिवाय इसके कि कैप्टन इस विचार को दृढ़ता से खारिज करते हैं। देखिए, तब जब वो चारों ओर देख रहे थे, उन्होंने जीव के शरीर के एक तरफ सैंडवॉर्म का छेद देखा था, जिसका मतलब है कि ये बच्चा निश्चित रूप से इसमें शामिल है। योंगबाम के लिए लड़के का नाम तक ना पूछना शर्म की बात है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत में एक बार फिर मिलना लिखा है। अगले सीन में हमें थोड़ा मोड़ मिलता है। देखिए, औसत माइन सुरंगों से भरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ लोग हलचल कर रहे हैं और उत्सव का आनंद ले रहे हैं। जियोन ने ऐसे परिणाम की आशा नहीं की थी। जबकि उसे संभालने वाला आदमी उसे ताना मारता है कि वो जल्द ही सुपरवाइजर को बुलाने वाला है, इसलिए बच्चा बेहतर होगा कि वहीं रहे। हमारा लड़का बिल्कुल खुश नहीं है कि उसे इस तरह की जगह पर अकेला छोड़ दिया गया है। जबकि वो सवाल करता है कि क्या उसे उसके सिर में गोली मारकर उस पर एहसान करना चाहिए, वो बड़बड़ाते हुए चला जाता है, जिससे बच्चा जो चाहे कर सके, क्योंकि वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बातचीत को किनारे करते हुए जियोन समझता है कि उसे कुछ खाने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत भूखा है। वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक दुकान ढूंढते हुए चारों ओर स्कैन करता है। इसी समय वो वॉल पर एक पोस्टर देखता है जो मजदूरों को शहर को रोशन करने के लिए प्रेरित करता है। विक्रेता उसे एक ड्रिंक देता और पूछता है कि क्या ये एक प्रेरणादायक अनुशासन है। आदमी के हाथ दागों से खुरदुरे हैं, ये व्यक्त करते हुए कि शहर का असली ऊर्जा स्रोत मैना स्टोन्स नहीं है। जियोन, जिसे नहीं पता कि ये बातचीत कहाँ जा रही है, असली ऊर्जा स्रोत के बारे में पूछता है। लड़की की ओर इशारा करते हुए वो जोर देता है कि उसके जैसे लोग, जियोन जैसे लोग, वास्तव में असली ऊर्जा स्रोत है। उन्हें हमेशा कुछ भी करने का निर्देश दिया जाता है और हमेशा कमी को पूरा करने के लिए रिप्लेसमेंट्स भी होते हैं। तो ये वास्तव में एक शानदार और अनंत ऊर्जा स्रोत है। हमारा लड़का चिढ़ गया है कि ये आदमी उसकी पहली मुलाकात में ही उसकी इतनी बेइज्जती कर रहा है, पलटकर जवाब देते हुए कि पुराने बुजुर्ग को प्लैनेट पर अपने बचे हुए दिनों की चिंता करनी चाहिए। बूढ़ा आदमी बच्चे को यह समझाने की कोशिश करता है कि उसकी उम्र में सब कुछ दिलचस्प लगता है। साथ ही उसे किसी तरह जियोन के सैंडवर्म के शरीर के अंदर जाने के बारे में पता है, जो लड़के को और हैरान कर देता है। पुराना आदमी बच्चे को फटकारना जारी रखता है, ये साझा करते हुए कि उसके जैसा बच्चा जल्द ही सैंडवर्म के पेट में ही खत्म होने वाला है, क्योंकि ये किसी बच्चे के छिपने की जगह नहीं है। जियोन अपना बचाव करता है कि वो यहाँ सिर्फ पैसे कमाने आया है, जबकि ये बूमर कुछ आंखें खोलने वाली चीज दिखाने की उम्मीद में पीछे की ओर इशारा करता है। पीछे क्या है? बस कबाड़ का ढेर। जियोन को बात समझ नहीं आती, तो विक्रेता समझाता है कि उसने वो सारा सामान एक एक करके इकट्ठा किया है और फिर वो बम फोड़ता है। वे वास्तव में उन सभी लोगों के अवशेष हैं जो यहाँ पहले आए थे और जिन्हें उसी हकीकत का सामना करना पड़ा जैसा कि बच्चे को करना पड़ेगा। यहाँ हर कोई माइंड्स में जाने के प्रलोभन का विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन मैना स्टोन्स इतने ही लुभावने होते हैं। कल्पनीय सबसे खराब मौत से डरकर ये नए लोग जिंदा रहने के लिए सब कुछ बेचने की कोशिश करते हैं, अपनी आत्मा के हिस्सों को बेचते हुए जिंदगी को पकड़ के रखते हैं। लेकिन अंत में इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता, उनके लिए कुछ भी बेहतर नहीं होता और वे चीजें इकट्ठा करते हैं, वे अंत में छिन जाती हैं। उन सभी का हश्र एक जैसा ही है, इसलिए उसने अब इन लोगों को सीधे ये बताना आसान समझा है कि माइन उन्हें खा जाएगी। इस कमीने में ये कहने का दुस्साहस है कि जियोन जैसे चूहे और जो उससे पहले आए थे, वे अपना नाम तक नहीं छोड़ेंगे और वो मरने के बाद बच्चे के अवशेषों को देखकर बहुत खुश होगा। निराशा में उसके बड़बड़ाने को नजरअंदाज करते हुए वो कीमत पूछता है। बूढ़ा आदमी टेंस मांगता है, जो इतनी हास्यास्पद राशि है कि जियोन उस पर चिल्लाता है। जाहिर है यहाँ हर संसाधन की कीमत बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि उसने जो पहले स्क्यूअर खाया था वो भी अलग नहीं है।
जियोन पैसे मांगने पर अपना बचाव करने से पहले मांस की गुणवत्ता पर बात करता है, जबकि वो ये न्यायोचित ठहरा रहा है और अपना बचाव कर रहा है कि वे उसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि इलाके के अन्य सभी कसाई और मजदूर उसे काटने के लिए हथियार निकाल रहे हैं। जी हाँ, वे इतने निर्दयी हैं। जियोन बार बार कहता है कि वो एक पैसा भी नहीं देगा, तभी एक कमीना आता है और पीछे से उस पर हमला करता है। मौत का डर एक पल के लिए हमारे लड़के पर हावी हो जाता है, जबकि बूढ़ा आदमी बच्चे के सामने एक पहेली फेंकता है। उससे पूछता है कि उसके जैसा बूढ़ा आदमी इतनी घटिया जगह पर बिजनेस कैसा चलाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जवाब ये है कि वे सभी भ्रष्ट हैं। जियोन पीछे मुड़कर देखता है कि उसका सामना 1 दर्जन से अधिक लोगों से है, जो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के लिए लाइन में खड़े हैं। किसी माफिया डॉन की तरह अभिनय करते हुए बूढ़ा आदमी मजे से पूछता है कि ये बच्चा आगे क्या करने वाला है। जियोन दहाड़ता है कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, कि एक ड्रिंक के लिए इस तरह के पैसे मांगना बेकार है। बातचीत में बढ़त बनाए रखते हुए वो खुशी खुशी एक समाधान सुझाता है। जियोन की जेब में रखे मैना स्टोन पर नजर रखते हुए, ये मानते हुए कि ये एक उपयुक्त भुगतान है। हमारा लड़का डरा हुआ है कि उसके कामों की सारी अफवाहें ईगल की तरह फैल गई हैं, जबकि वो नीच उसे पत्थर फेंकने के लिए उकसाता है कि वो एक उचित कीमत भी लगाएगा। जियोन एक शक्तिशाली इनकार करता है, ये व्यक्त करते हुए कि उसे इस पत्थर को पाने के लिए नर्क से होकर गुजरना पड़ा है। वो बूढ़े आदमी से बात करना चाहता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उसके शब्दों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगले ही पल एक पहलवान उसका सिर पकड़कर उसे मेज पर पटक देता है, यहां तक कि ये सुझाव देता है कि वे छोकरे को दफन कर दें। गुस्से में आकर जियोन एक सैंड ब्लास्टर एक्टिवेट करता है और बूम, इस आदमी का हाथ हवा में उड़ जाता है। गलत आदमी से उलझने का यही नतीजा है। वही हाथ उन दूसरे आदमियों के हाथों में गिरता है जो जियोन को मारने के लिए तैयार थे। शब्दों से कुछ भी चर्चा नहीं करते हुए जियोन सैंड के स्पाइक्स तैनात करता है और जोन के हर भ्रष्ट आदमी का कत्लेआम करता है। उसने सोचा था कि ऐसा ही होगा, कम से कम उसके दिमाग में, क्योंकि वो कूल एक्शन सीक्वेंस असलियत में नहीं होता। इसके बजाय हमें जियोन की नाक से खून बहता हुआ और अपनी किस्मत को कोसता हुआ दिखाया जाता है। अंत में ब्रो को पत्थर पुराने बुजुर्ग को देना पड़ता है। उसे इस सौदे से सब कुछ देना पड़ता है जो वो चाहता था। बूढ़ा आदमी इस चीज के आकार से प्रभावित है, सुझाव देते हुए कि ये लगभग 100 सोल का है। फिर से ये एक हास्यास्पद कीमत है, क्योंकि जियोन पलटवार करता है कि इसके आकार से कम 300 का है। बूढ़े आदमी के पास सारी ताकत है, इसलिए वो बच्चे को फिर से नीचा दिखाता है। उसे यहां आने के बजाय सैंडवर्म का ये न बनने के लिए फटकारता है। एक और मेज पटकने के बाद जियोन अपनी सीमा तक पहुंच रहा है और अपनी शक्तियों को यहां से निकालने का इरादा करता है, लेकिन अब भी वो जानता है कि वो कुछ भी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जियोन पत्थर के बदले में एक उपयुक्त बोनस का अनुरोध करता है। पुराना भ्रष्ट बुजुर्ग ऐसा करने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसे जेब कतरों से सावधान रहने की सलाह देता है। उनके पहले सौदे के अनुसार वो अच्छा व्यवहार करता है और सुझाव देता है कि बच्चा कबाड़ के ढेर से कुछ भी चुन सकता है। इधर उधर छानबीन करते हुए हमारे लड़के को वास्तव में कुछ भी उपयोगी नहीं मिलता, और जब वो दुखी हो रहा है तो बूढ़ा आदमी उसके व्यवहार से उत्सुक है, इस बात से कि बच्चा एक भी सिक्का खोना नहीं चाहता। इस तरह की तुच्छता इस तरह के जोन में असामान्य है। जियोन कबाड़ के जोकर कपड़ों के साथ खेलता है, लेकिन फिर उसे कुछ दिलचस्प मिलता है, कुछ जिसे बॉस भी एक दिलचस्प लेख के रूप में उजागर करता है। हमारा लड़का अपने बोनस के लिए इस छोटे से ओवरग्लास को चुनता है, और जब वो जा रहा होता है तो बॉस उसे कचरे के प्रति चयनात्मक होने के लिए एक बार फिर से चढ़ाता है। बाहर जाने से पहले जियोन बूढ़े आदमी का नाम पूछता है, जो जोर से घोषणा करता है कि वो क्लेक्सी है। हमारा लड़का उस नाम को अपनी याददाश्त में ताज़ा रखता है, उम्मीद करते हुए कि उनके रास्ते फिर कभी ना मिले, जो एक सीधी धमकी है। क्लेक्सी किसी डर का सामना नहीं करता और अपनी तरफ लौट जाता है। अगले सीन में बच्चा ओवरग्लास उपकरण का निरीक्षण करने में व्यस्त है। जियोन को पता चलता है कि माप समाप्त होने में लगभग 10 मिनट लगते हैं। वो वर्तमान में अपने क्वार्टर में रह रहा है और अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए हमारा लड़का एक गहरी सांस लेता है। फिर वो अपना सारा ध्यान ट्यूब पर केंद्रित करता है, अंदर की सैंड को एक साथ हिलने का आदेश देता है। उसे झटका लगता है, वास्तव में कुछ नहीं होता। ब्रो खाली प्रतिबिंब को घूरते हुए खुद को अपमानित करता है, भ्रमित है कि उसकी शक्तियां वास्तव में अवेकनिंग से संबंधित नहीं है। उसकी पूरी क्षमता एक रहस्य है, क्योंकि उसने पहले कभी किसी को इसका उपयोग करते हुए नहीं देखा। लेकिन अजीब बात यह है कि जियोन को कबाड़ जाने से अजीब वाइब्स आ रही है। ये ओवरग्लास वहां आसानी से रखा उसे सोचने पर मजबूर करता है कि इसे जानबूझकर वहां रखा गया था, जैसे कि ये उसे एक नए एहसास के साथ बुला रहा हो। बिना कि ब्रो अपनी भावनाओं को समझ पाता, एक बेवकूफ लात मारकर दरवाजा खोलता है, पूछता है कि क्या वो नया बच्चा है जिसे यहाँ लाया गया है। तुरंत जियोन को गाली दी जाती है और पहले से ही माइंड में ना होने के
कार्य है, और भी लेकिन इससे फटकार पहले लगाई कि वो जाती है। दूसरा सवाल पार्क पूछ मानहो पाता, को कोई फर्क नहीं मैनहो की पड़ता। कुल्हाड़ी से जियोन उसका आदमी हेलमेट से चकना अच्छा चूर व्यवहार कर दिया करने के जाता लिए है। अपना सम्मान ये पाने की आदमी कोशिश स्पष्ट कर करता है, देता है कि केवल उसे इस सीधे बात की चेहरे पर परवाह नहीं अपरकट होगी कि खाने के बच्चे लिए। को कुल्हाड़ी चलानी आती है या नहीं, और वो हेलमेट की लागत के लिए भुगतान भी काट लेगा। मैनहो फिर अधीनस्थ को निर्देश देता है कि जियोन को शाफ्ट नंबर 972 में फेंक दिया जाए, जो अब तक की सबसे खराब जगहों में से एक मानी जाती है। जियोन को अब कोई परवाह नहीं है और वो बस आदेशों का पालन करता है, जबकि उसका कीप मैनेजर इस बात पर जोर देता है कि अगर वो मैना स्टोन के साथ वापस नहीं आया तो उसे मौके पर ही मार दिया जाएगा। अब तक के सबसे खराब काम के बारे में बात करें। माइन के इस नर्क में बच्चे का अधीनस्थ भी समझाता है कि ये अब तक का सबसे खराब स्थान है। इससे मदद नहीं मिलती कि जियोन उस दिन शामिल हुआ जिस दिन मैनहो ने जुए में अपने पैसे खो दिए थे, जो हमारे लड़के को आश्चर्यचकित करता है कि इलाके में एक कसीनो भी मौजूद है। उसका दोस्त यहाँ बताता है कि सब कुछ उपलब्ध है। उस मामले में नियो सोल के लिए अलग नहीं है। जियोन सोचता है कि इस घटिया मैनेजर जैसे जोकरों के साथ इन जैसे व्यवसायों का कम से कम कुछ वादा पूरा होना निश्चित है। हमारा लड़का ये भी नहीं जानता कि उसकी कोमल त्वचा के कारण क्या वो कुल्हाड़ी चलाने में ठीक रहेगा, क्योंकि इससे आसानी से चोट लग सकती है। हालांकि उसका नया दोस्त उसे आश्वासन देता है कि नीचे घायल होने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप देखिए, सुरंग में एक भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है, एक भी नहीं। ये एक अशुभ चेतावनी है, लेकिन अंततः वे निर्धारित सुरंग पर पहुंच जाते हैं। हमारा लड़का सवाल करता है कि क्या उसे केवल मैना क्रिस्टल फार्म करने और वापस आने की जरूरत है, लेकिन तभी वो आदमी उसे जल्दी से टोकते हुए कहता है कि वो वास्तव में वापस नहीं आएगा। आखिरकार यहाँ होने के कारण ही 1 दर्जन से अधिक लोग गायब हो गए हैं। 4 तो इसी वक्त उसकी जान बचाने पर दाव लगा रहे हैं। किसी को भी यह नहीं पता कि बाकी लोग मारे गए या नहीं, लेकिन इस दोस्त के पास देने के लिए केवल एक माफी और ऐसी खतरनाक जगह पर जाने के लिए उसका आभार है जहां कोई इंसान छू भी नहीं सकता था। जियोन उस पर चिल्लाता है, महसूस करते हुए कि बाकी सब मर चुके हैं। वो जवाब चाहता है, लेकिन यह आदमी उसे सचमुच मरने के लिए पीछे छोड़ देता है। उसका दुस्साहस उसे हिला नहीं पाता। यह हमारे लड़के को इस जगह को खोदने के लिए प्रेरित करता है, इस बात से नाराज कि उन्होंने उसे केवल अपने गुस्से के कारण यहां मरने के लिए भेज दिया। दुर्भाग्य से पहली बार कुल्हाड़ी चलाने पर ही वो टूट जाती है और उसके हाथ से फिसलकर दूसरी तरफ चली जाती है। असहाय होकर जियोन उस तक पहुंचने की कोशिश करता है और साथ ही ये सोचता है कि उसे किस तरह के नर्क में जीवित रहना है। वो पहले गुस्से में था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सुरंग के इस हिस्से में मैना बेहद सघन है, जिससे वो सोचता है कि क्या दूसरे इसे कभी महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि वे अवेकंड व्यक्ति नहीं थे। घनत्व इतना गाढ़ा है कि वो जितना गहरा जाता है उसे अभिभूत कर देता है, जो ये भी पुष्टि करता है कि अब तक एक सामान्य व्यक्ति मैना ओवर सैचुरेशन का अनुभव कर चुका होता। ये न जानते हुए कि मैना का स्रोत कहाँ से आ रहा है, जियोन को अपनी कुल्हाड़ी मिलती है, जो हैंडल से टूटी हुई लगती है। वो उसे पाकर ही खुश है, और ठीक उसी समय जब वो अपनी किस्मत के लिए आभारी महसूस कर रहा होता है, मेरा बंदा एक सचमुच के वॉइड पर पैर रख देता है, जिससे उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। रसातल उसे नीचे खींच लेता है। पोर्टल के अचानक दिखने से जियोन स्तब्ध रह जाता है। उसका हेलमेट भी टूटी हुई कुल्हाड़ी के ठीक बगल में एक तरफ गिर गया। ये वास्तव में हमें लड़के के अतीत के एक फ्लैशबैक सीक्वेंस में ले जाता है, जिसने एक दयनीय जीवन जिया था। उसके आसपास के सभी लोगों ने उससे कहा था कि वो मरने वाला है। छोटे बच्चे को बस समझौता करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी और उसे कई बार पीटा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बुनियादी विलासिता चाहता था कि वो अच्छे से खा सके। हर बार जब उसका कोई सपना होता था तो दूसरे उसे कुचल देते, और अंत में वो किसी को मारने में भी सफल हो गया। डर और अपराध बोध की दोनों भावनाओं से घिरा रह गया, ये सोचकर कि उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। लड़का जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा, ताकि वो ऐसी जिंदगी जी सके जहां उसे मरने की चिंता नहीं करनी पड़े। ली जेरोंग का नाम उसे डराता रहा। वापस जियोन पर हम पोर्टल से गिरने के बाद उसकी बेहोशी की स्थिति देखते हैं। खुद को संभालते हुए वो उठता है, सवाल करता है कि ये जगह इतनी गर्म क्यों महसूस हो रही है। आसपास की राख को जल्दी से ध्यान में रखते हुए वो अपनी किस्मत को कोसता है, क्योंकि आप देखिए, ये छोटा सा नर्क उसे सीधे एक उगलते हुए खतरनाक काल कोठरी में ले गया। एक पत्थर जियोन के पास से लुढ़क कर आता है, जिसे वो पकड़ लेता है, और फिर उसे एहसास होता है कि ये चीज बहुत गर्म है। ब्रो उसे तुरंत फेंक देता है, उस चीज को कोसते हुए। ये एक बात की पुष्टि करता है कि ये बंदा किसी सपने में नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नियो सोल के लोगों के पास पहले से ही काल कोठरी में उतरने की तैयारी का अनुभव है। निश्चित रूप से उसका हाथ अभी झुलस गया है, लेकिन वो समझता है कि ये ज्वालामुखी की राख है,
दूसरे शब्दों में, अगर जियोन जल्दी ही इस जगह से बाहर नहीं निकला तो वो बड़ी मुसीबत में होगा। अपनी पैंट का एक टुकड़ा फाड़कर वो जल्दी से अपना मुंह बांध लेता है, बताते हुए कि अगर इस काल कोठरी का एंट्रेंस पॉइंट है तो एक एग्जिट पॉइंट भी पास ही में होना चाहिए। उसका मुख्य संदेह ज्वालामुखी विस्फोट के शिखर पर है, जो इस काल कोठरी का सबसे ऊंचा बिंदु है। यहां रुकना मतलब निश्चित मृत्यु है। ज्वालामुखी की राख उसका दम घूंट देगी। इसलिए आसपास कोई राक्षस ना होने के कारण ये मेरे बंदे का सबसे छोटा रास्ता अपनाने का सबसे अच्छा मौका है। उस आत्मविश्वास से लैस होकर वो अविश्वसनीय गति से दौड़ता है, अपने आप को सर्वशक्तिमान जियोन के रूप में पेश करता है, वो आदमी जो किसी भी बाधा में कभी हार नहीं मानता। ये सब वो कहता तो है, लेकिन मेरा बंदा अभी अभी गर्म लावा के साथ मुठभेड़ में बमुश्किल बच पाया है। मामले को बदतर बनाने के लिए टूटा हुआ इलाका अलग हो जाता है और उसे सीधे नीचे भेज देता है। जियोन केवल इसलिए बच पाया क्योंकि उसके हाथ पकड़ने में कामयाब हो गए। लगभग उसकी गांड गर्म लावा से जल गई होती। अभी भी जबरदस्ती अपना रास्ता बनाते हुए ब्रो घोषणा करता है कि थोड़ा सा लावा उसे फिर से नहीं डराएगा। वो बमुश्किल जिंदा बच पाता है। मौत के एक और करीब के अनुभव के लिए अपनी जिंदगी के लिए हाफता रहता है। डर के बजाय निराशा उसे घेर लेती है। उसका सारा गुस्सा उस कमीने मैनहो की ओर निर्देशित है, वो एफकर जिसने उसे मृत भार की तरह यहां फेंक दिया। जियोन उसे आश्वासन देता है कि जब वो जिंदा बाहर निकलेगा तो वो इस आदमी को अपने नंगे हाथों से मार डालेगा। लेकिन जल्द ही वो अपने गुस्से को काबू करने के बाद खुद को इकट्ठा करता है। अभी उसके पास जीवित रहने का दृढ़ संकल्प है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो एक योद्धा है जो चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना चाहता। अपनी वर्तमान स्थिति से उसे सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंचने के लिए केवल 4 और छलांगे लगाने की जरूरत है, और फिर वो निश्चित मृत्यु से बच जाएगा। हर कदम पर विचार करने के बजाय वो बिना किसी विचार के तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। आखिरकार मेरे बंदे का इस तरह की घटिया काल कोठरी में अपनी जिंदगी सड़ने देने का कोई इरादा नहीं है। शब्द आई विल नॉट स्टॉप नियति बन जाते हैं। और ठीक उसी समय जब आपको इस बच्चे के लिए आशा की एक किरण दिखाई देती है, गॉडजिला का छोटा चचेरा भाई उसे निगलने के लिए लावा से बाहर निकलता है। जीव सफलतापूर्वक उसे अपने मुंह में दबा लेता है और एक बार फिर खौलते हुए गर्म लावा में गिर जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये विशाल घड़ियाल अपना दिन ऐसे जारी रखता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन फिर उसकी आंखें तेजी से एक लटकी हुई चट्टान की ओर जाती हैं। जियोन वास्तव में बच गया है। वो दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो गया और अपनी शक्तियों के साथ अपनी जिंदगी के लिए टिका रहा। अच्छी बात यह है कि इस कठिन मुठभेड़ ने उसे सिखाया कि वो कुछ हद तक ज्वालामुखी की राख को भी कंट्रोल कर सकता है, जिससे उसकी जान अभी बच गई। वो राक्षस के थूथुन के पास उतरता है, तीव्र गर्मी के कारण लगभग बेहोश हो जाता है। काल कोठरी बहुत कठोर है। यहाँ का वातावरण ही उन राक्षसों से भी खराब है जिनसे भाई को निपटना है। वर्तमान स्थिति के साथ मेरा बंदा बस महसूस कर सकता है कि उसकी नाक अंदर से जल रही है, जिससे उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। उसकी चेतना डगमगा रही है और प्रकाश की कुछ किरणें बचे होने के साथ गॉड जाने कितनी बार जियोन के मन में मौत का ख्याल आता है। हार नहीं मानने और डेविड गॉगिंस की भावना को जगाते हुए ये आदमी वापस खड़ा हो जाता है, खुद को पहले के अपने शब्द याद दिलाता है। मेरे बंदे की मोटिवेशन ये है कि उसकी अभी तक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है, इसलिए यहां मरना उचित नहीं होगा। मैं सोचने लगा हूं कि वो चेनसॉ मैन के डेंजी का कजिन है। और वैसे पार्ट 2 का वो अंत बकवास था। वैसे भी जियोन ज्वालामुखी की राख को नियंत्रित करता है, अपने चाचा से पहले ही माफी मांग लेता है कि वो आगे क्या करने वाला है। विशाल राक्षस अपने दूसरे हमले के लिए लावा से निकलता है। हमारा लड़का जीवित रहने के लिए अपनी पूरी क्षमता से पलटवार करता है। अचानक एक आवाज उस पर कृपा करती है, उसकी अनूठी क्षमता की प्रशंसा करती है। जियोन इस वक्ती से चौंक जाता है, जबकि वही आवाज उसके सैंड हेरफेर की क्षमता में बहुत दिलचस्पी दिखाती है। यहाँ एक बूढ़ा आदमी उसकी जान बचाने के लिए नीचे उतरता है, जो स्वर्ग से भेजे गए आशीर्वाद के रूप में आसमान से गिरता है। पुराने बुजुर्ग ने उतरने से ठीक पहले अपनी तलवार पकड़ ली, जिससे जियोन स्तब्ध रह गया। यह आदमी इतनी तेज गति से नीचे गिरता है कि वो राक्षस के मांस पर एक भारी वार के साथ टकराता है। वो अकेला हमला शॉक वेव्स भेजता है और लावे के रास्ते को बदल देता है, हर दिशा में मलबा बिखेर देता है और जियोन को टक्कर से लगभग नष्ट होने का कारण बनाता है। हमारा लड़का उस टक्कर के प्रभाव से कांप रहा है, जिससे सचमुच उसके कान के पर्दे फट गए थे और उसकी इंद्रियां सुन्न हो गई थीं। बूढ़े आदमी के साथ साथ राक्षस की स्थिति को देखने के लिए आगे देखते हुए जियोन को पता चलता है कि जीव के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। ये अनजाना एहसास उसके लिए बिल्कुल अलग है। उसके सामने खड़ा आदमी कोई साधारण शक्तिशाली अवेकनर नहीं है। ये आदमी स्पष्ट रूप से एक अलग लीग का है, जैसे वो इस ब्रह्मांड का गोजो हो।
आदमी लापरवाही से एक और कदम उठाता है। उसके सामने हर कदम चकनाचूर हो जाता है। जियोन उसकी महिमा देखते हुए पूरी तरह खो गया है, जबकि अवेकनर बच्चे का नाम पूछता है। चूंकि लड़का बोलने से इनकार कर देता है, वो उसके लिए एक दुविधा पैदा करने का फैसला करता है, ये सुझाव देते हुए कि यदि वो 3 तक नहीं गिनता है तो बुरी चीजें होंगी। उल्टी गिनती बूढ़े आदमी द्वारा तैयारी के साथ शुरू होती है, और जैसे ही ये 1 पर पहुंचता है, वो पहले से ही नर्क के भूत की तरह लड़के पर मंडरा रहा होता है। अंत में वो जियोन को कुछ नहीं करता, ये सवाल करते हुए कि बच्चा इतना घबराया हुआ क्यों दिख रहा है। वास्तव में हमारा लड़का अपने कान के पर्दे फटने के कारण इस आदमी की आवाज़ मुश्किल से सुन पा रहा है। उसे लगी चोटों की सूची लंबी है, लेकिन बूढ़ा आदमी इस हिस्से को नहीं समझता। अवेकनर अपनी तलवार निकालता है, सोचते हुए कि यदि वो बात करने से इनकार करता है तो उसे बस इस लड़के को काट देना चाहिए। लड़के की सुनने की शक्ति वापस आ जाती है और वो घबरा जाता है, पुष्टि करता है कि उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है। दया की भीख मांगता है। ये अवेकनर के लिए अच्छी खबर है, जिसे ये जानकर खुशी है कि बच्चा खोया हुआ मामला नहीं है। वो दोहराता है और लड़के का नाम पूछता है, जो चिल्लाता है कि वो जियोन है। ये आदमी इतना प्रभावित करने वाला है, वो हमारे लड़के को इतना दयनीय नाम रखने के लिए जज करता है, जिससे जियोन सोचता है कि इस आदमी का नाम क्या है जो इतना सिग्मा बिहेव कर रहा है। उसी समय ये पुराना शक्तिशाली बुजुर्ग एक पत्थर को चकनाचूर कर देता है, ये बताते हुए कि वो डायडिन है। और हालांकि उसने अपना नाम बताया, हमारे लड़के को कोई अंदाजा नहीं है कि ये बूढ़ा आदमी अभी क्या कर रहा है। अवेकनर भ्रमित है और लड़के से स्पष्ट करने के लिए कहता है, तो जियोन धाड़ता है कि उसे बिना किसी कारण के बेवकूफ़ कहा जा रहा है और धमकाया जा रहा है। और हालांकि वो अपनी जान बचाने के लिए आभारी महसूस करता है, फिर भी उसे समझ नहीं आता कि वो कठोर व्यवहार का हकदार क्यों है। उसे एक बार और बेवकूफ़ कहते हुए डाइडन समझाता है कि लड़का किसी तरह के जाल में फंस गया है। अनादर को नज़रअंदाज करते हुए जियोन विवरण मांगता है, और उसे पता चलता है कि स्नेयर वास्तव में एक घटना है जब काल कोठरी का मैना ओवर सैचुरेटेड हो जाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये गिर ना जाए, काल कोठरी एक अनंतर एंट्री पॉइंट बनाने में मदद करती है। उस गैप से मैना लीक करती है। दूसरे शब्दों में ये आसपास के जीवित प्राणियों को भी उसी तरह खींचती है। स्नेर यही है। डाइडन इस बात पर जोर देता है कि अधिकांश लोगों को इस अनुभव को करने का मौका कभी नहीं मिलता, इसलिए लड़के की किस्मत सबसे खराब होनी चाहिए, जिससे आग में और घी पड़ता है कि जियोन को मैनहो की फकिंग गांड मारनी चाहिए। अवेकनर उसे एक बार फिर बेवकूफ़ कहता है, जिससे लड़के को बहुत दुख होता है। अपना चेहरा सिकोड़ते हुए वो ठीक से प्रदर्शित करता है कि लड़का बेवकूफ़ क्यों है। उसे अपनी मैना को अपनी आंखों में केंद्रित करने के लिए कहता है। जियोन को समझ नहीं आता कि उसका क्या मतलब है, जब तक वो वास्तव में ऐसा नहीं करता। अपनी मैना को अपनी आंखों में संघनित करता है। विचार देखने के लिए मैना का उपयोग करना है, जिससे लड़के को उन चीज़ों को देखने में मदद मिल सके जो उसने पहले कभी नहीं देखी हैं। वो आगे जो है उससे डरा हुआ है, जबकि डायडन खुश है कि बच्चा आखिरकार समझ सकता है कि वो किसके साथ डील कर रहा है। उसने जो जादुई जीव देखा वो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज वाला जीव है, जो अपने शिकार को पता चलने से पहले ही उसका काम तमाम कर देता है। जैसे हमारा लड़का निगल लिया जाने वाला था, वही जीव इस पूरे समय उसके सामने था, और फिर भी जियोन खतरे का एक अंश भी नहीं पहचान सका। वैसे पहले जब उसने पत्थर को काटा था, डायडन वास्तव में इस दूसरे राक्षस को काट रहा था, क्योंकि बूढ़े आदमी की मदद के बिना हमारा लड़का ये जाने बिना ही मर जाता कि उसे क्या लगा। इससे ये आदमी उसकी जान बचाने की संख्या 2 बार कर देता है। ये सवाल उठते हैं कि वो वास्तव में कितना शक्तिशाली है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के प्रयास में लड़का व्याकुल होकर डायडन का असली पहचान पूछता है, जो उसे एक बार फिर बेवकूफ़ कहता है और उसे डांटता है कि बस वो वही पुराना डायडन है। जियोन शक्तिशाली पुराने बुजुर्ग पर चिल्लाता है, पूछता है कि वो इतना शक्तिशाली क्यों है। जब वो ये सवाल करता है कि वो कहाँ है, तो डायडन उसे बताता है कि वो एक काल कोठरी के अंदर है। बूढ़ा आदमी लापरवाही से झुलसाने वाली जगह को अपना शिकार गृह कहता है और लड़के को ध्यान से देखने के लिए कहता है, क्योंकि वो दिखाने वाला है कि वो क्या कर सकता है। थका हुआ दिखने वाला आदमी फिर अपनी तलवार निकालता है और क्रेयॉन चिल्लाता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, इलाके में शॉक वेव्स फैल जाती हैं, जिससे जियोन को अपने कान बंद करने पड़ते हैं। पहले तो जियोन को कोई अंदाजा नहीं होता कि क्या हो रहा है, लेकिन जब वो चारों ओर देखता है तो उसे एहसास होता है कि काल कोठरी वास्तव में आग जैसे राक्षसों से भरी पड़ी है, जो हर जगह मंडरा रहे हैं। डायडन लड़ाई का दृश्य देखकर उत्साहित दिखता है और हमारे लड़के से कहता है कि अब वो अपने दम पर है और उसे पता लगाना होगा कि वो कैसे जीवित रहे।
जियोन जीवन या मृत्यु की स्थिति में फेंक दिया जाता है और बूढ़े आदमी को कोसने लगता है। वो कुछ भी करने के बारे में सोचने की कोशिश करता है, लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है कि वो पूरी तरह से घिरा हुआ है और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। राक्षस इतने तेज चलते हैं कि वो उन्हें ठीक से ट्रैक करने या समय पर बचने के लिए बहुत तेज हैं। वो लगातार उन पर छोटे हमले करते हैं और उसके कपड़ों को धीरे धीरे फाड़ देते हैं। जियोन भागने का कोई रास्ता भी नहीं खोज पा रहा है और वो सोचने लगता है कि जीव बार बार केवल उसके बाएं हिस्से को ही निशाना क्यों बना रहे हैं। वो ऊपर देखता है और उड़ने वाले जीवों पर रेत फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वे आसानी से उसके हमलों से बच जाते हैं और अपने कई प्रहारों के साथ जवाब देते हैं। हमारा लड़का पुराने बुजुर्ग की तुलना में पूरी तरह बेकार महसूस करता है। वो अपनी बाहें ऊपर उठाकर अपने सुंदर चेहरे की रक्षा करने की कोशिश करता है, जबकि हर दिशा से उस पर हमले जारी रहते हैं। जियोन को एहसास होता है कि यदि वो बिना कुछ किए इसी तरह बेवकूफ़ी करता रहा तो वो जल्द ही मर जाएगा। उसे ये सोचकर बुरा लगता है कि बूढ़े आदमी द्वारा 2 बार बचाए जाने के बाद भी वो मर सकता है। उसी समय उसे वो दृश्य याद आता है जब पुराना आदमी एक बार फिर उसके सामने प्रकट हुआ और उसे बुलाया। जियोन सुनने की कोशिश करता है कि डायडिन क्या कह रहा है, लेकिन उसके कान बुरी तरह गूंज रहे हैं और वो ठीक से सुन नहीं पा रहा है। उसे याद आता है कि कैसे बूढ़े आदमी ने उससे अपनी आंखों पर भरोसा करने के बजाय मैना के माध्यम से देखने के लिए कहा था। खुद को दयनीय लूजर कहते हुए भी वो हार मानने से इनकार करता है और उन दुश्मनों को महसूस करने का एक रास्ता ढूंढना शुरू करता है जिन्हें उसकी नज़र ट्रैक नहीं कर सकती। वो धीरे धीरे अपनी आंखों में मैना इकट्ठा करता है और कदम दर कदम इसकी शुद्धता बढ़ाने पर काम करता है। वो कड़ी मेहनत करता है और ठीक वैसे ही मैना के प्रवाह को महसूस करने की कोशिश करता है जैसे बूढ़े आदमी ने सुझाया था। और इस बार ये आखिरकार काम कर जाता है, क्योंकि वो जीवों के अंदर जादुई शक्ति को महसूस करने लगता है। अब वो उन्हें ट्रैक कर सकता है और जिस पल उनकी मैना रेंज में आती है वो सबसे निकटतम बिंदु पर वार करता है। अंततः 2 लावा पक्षियों को मार गिराता है जो उसे निशाना बना रहे थे। इस दौरान पुराना आदमी बहुत बड़े राक्षसों से लड़ने में व्यस्त है और ऐसा लग रहा है कि वो इसके हर पल का आनंद ले रहा है। वो टिप्पणी करता है कि उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार उसने लड़ाई में इस तरह का जोश कब महसूस किया था। फिर वो आगे बढ़ता है और एक शक्तिशाली मुक्का मारता है, एक विशाल घड़ियाल जैसे राक्षस को 2 टुकड़ों में साफ फाड़ देता है। जैसे ही पुराना आदमी जीव को खत्म करता है, वो टिप्पणी करता है कि ये शर्म की बात है कि राक्षस उसके लिए एक उचित मुकाबला भी नहीं था। वो निराश लगता है क्योंकि उसे लड़ाई से वो रोमांच नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। फिर वो आह भरता है और कहता है कि जब वो छोटा था उसकी तुलना में काल कोठरियों की संख्या बहुत कम हो गई है। इस बीच बड़े खतरनाक घड़ियाल को इतनी आसानी से गिरते हुए देखकर जियोन को उसके लिए थोड़ा दुख महसूस किए बिना नहीं रहा जाता। उसे विश्वास करना मुश्किल लगता है कि बूढ़े आदमी ने उसे इतनी लापरवाही से मार दिया जैसे कि वो एक छोटी छिपकली भी ना हो। साथ ही वो खुद की सीमा तक पहुंच रहा है और अपनी स्थिति पर एक थकी हुई हंसी हंसता है। अचानक एक शक्तिशाली शॉकवेव उससे टकराती है, जिससे वो अपने घुटनों के बल झुक जाता है और टक्कर से उल्टी कर देता है। वो बड़ी मुश्किल से फिर से खड़ा हो पाता है और डायडिन से पूछता है कि अभी क्या हुआ। डायडिन शांति से समझाता है कि उसने जो शॉकवेव अभी महसूस की वास्तव में काल कोठरी के बॉस की दहाड़ थी। वो आगे कहता है कि हर काल कोठरी के अंत में एक फाइनल बॉस इंतजार कर रहा होता है और इस काल कोठरी वाला बॉस ही वो असली कारण है जिसकी वजह से वो यहाँ तक आया है। तभी ऊपर से एक विशाल ड्रेक उतरता है और पुराना आदमी इसे क्रिम्सन ड्रेक के रूप में पहचानता है। ड्रेक शब्द सुनकर जियोन जल्दी से पूछता है कि क्या इसका मतलब ये ड्रैगन है, लेकिन डायडिन तुरंत इनकार कर देता है। बूढ़ा आदमी यहाँ तक टिप्पणी करता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसे एक असली ड्रैगन से सामना करने के बजाय एक बी रैंक के जीव से निपटना पड़ रहा है। फिर भी ये ड्रेक स्पष्ट रूप से खतरनाक है क्योंकि ये एक मजबूत फोर्स फील्ड से घिरा हुआ है। जियोन को याद आता है कि उसने सुना था कि बी रैंक और उससे ऊपर के राक्षस मनुष्यों के समान ही अनूठी विशेषताएं रखते हैं। अवेकनर रैंकिंग प्रणाली के आधार पर एक लाल फोर्स फील्ड क्लोज कॉम्बैट टाइप का संकेत देता है, लेकिन जब वो देखता है कि इस ब्रेक के चारों ओर आभा नीली है तो वो चिल्लाता है कि इसका मतलब है कि जीव मैजिकल टाइप का है। इससे पहले कि वे आगे प्रतिक्रिया कर पाते, ड्रेक सीधे उन पर एक ब्लैक फायर अटैक करता है। जियोन सदमे में जम जाता है, अपना मुंह बंद करना भी नहीं सकता और डर के मारे वो पूरी तरह कंट्रोल खो देता है। उसी समय एक पुराना बुजुर्ग अटैक के सोर्स की ओर सीधे छलांग लगाता है और अपनी विशाल तलवार सीधे ड्रेक के सिर पर दे मारता है। ड्रेक जल्दी से संभल जाता है और अपने पंजों से पुराने आदमी पर वापस वार करता है। डायडिन क्रेयॉन का उपयोग करके प्रहार का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक अप्रत्याशित मोड़ में बुजुर्ग ड्रेक की पकड़ में फंस जाता है। जीव तुरंत इस अवसर का लाभ उठाता है और करीब से आग उगलने की तैयारी करता है। हालांकि डायडिन समय पर प्रतिक्रिया करता है और जबरदस्ती ड्रेक का मुंह बंद कर देता है, जिससे आग अंदर ही फंस जाती है।
वो राक्षस से पूछता है कि क्या वो दर्द महसूस कर सकता है और फिर उसे चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए डायडन आगे बढ़ता है और एक बार फिर ड्रेक से डील करता है, ये घोषणा करते हुए कि ये उसके जीवित रहने का आखिरी दिन होगा। इस बीच जियोन अपनी जान बचाकर भाग रहा है। वो खुद को इस भयानक लड़ाई के बीच फंसा हुआ पाता है, जहां वो खुद को ठीक से बचाने के लिए स्थिर भी नहीं खड़ा हो सकता। वो जल्दी से अपनी क्षमता का उपयोग करता है और आने वाली शॉक वेव्स को रोकने के प्रयास में अपने पीछे सैंड की दीवार बनाता है। वो उन दोनों पर अपनी लड़ाई कहीं और ले जाने के लिए चिल्लाता है और सोचता है कि साधारण शॉक वेव्स उसे इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकती हैं। दूसरी ओर पुराना आदमी स्पष्ट रूप से मजे ले रहा है। वो चिल्लाता है कि ये बिल्कुल किसी अम्यूजमेंट पार्क में होने जैसा महसूस हो रहा है। तभी जियोन की ओर एक और शॉक वेव आती है और इस बार ये इतनी अचानक आती है कि वो प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। उसे एहसास होता है कि उसका काम तमाम हो गया है और वो टक्कर से बहुत दूर फेंक दिया जाता है। वो बहुत बुरी तरह गिरता है और मैग्मा की ओर फेंक दिया जाता है, जिससे बेचारे लड़के को जम जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो एक दयनीय लूजर के रूप में मरने वाला है, जिसने अपने लिए एक लड़की तक नहीं खोज सका। कहानी फिर पुराने बुढ़े की ओर मुड़ती है, जिसे स्पष्ट रूप से इस बात की बिल्कुल परवाह। जियोन इससे चकित है और पूछता है कि उसके पीछे चलने से उसका वास्तव में क्या मतलब है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कितना समय लगेगा। पुराना योद्धा दो टूक अंदाज में उसे बताता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है, इसमें महीनों, साल या दशक भी लग सकते हैं। यहाँ तक कि वो भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। एक ऐसे विकल्प का सामना करते हुए जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, जियोन वहां खड़ा है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। बूढ़ा आदमी इसे सबसे क्रूर तरीके से सारांशित करता है। वो अपनी उसी उबाऊ जिंदगी में वापस जा सकता है, या वो एक ऐसा रास्ता चुन सकता है जहां वो मूल रूप से मरने की 99% संभावना के साथ जीवन को तेज रफ्तार से जिएगा। लड़का पागलों की तरह हंसने लगता है और सवाल करता है कि क्या बूढ़े आदमी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। जियोन फिर इस बारे में झूठ बोलता है कि उसके पास वापस जाने के लिए एक शानदार महल और आरामदायक बिस्तर है, और पूछता है कि क्या बूढ़ा आदमी वास्तव में उससे उम्मीद करता है कि वो बिना किसी निश्चितता के जलते हुए रेगिस्तान में एक बदबूदार पुराने बुजुर्ग का पीछा करने के लिए ये सब छोड़ देगा, खासकर तब जब बूढ़ा आदमी अपनी उम्र के कारण किसी भी क्षण मर सकता है। पुराना बुजुर्ग हाँ में जवाब देता है, ये स्पष्ट करते हुए कि यही वो जियोन से करने की उम्मीद करता है। हमारा लड़का नाटक करता है और एक गहरी आ भरता है, ये दिखाते हुए कि ये निर्णय कितना दर्दनाक है। फिर भी वो उसका पीछा करने के लिए सहमत हो जाता है। वो एक विश्वसनीय कहानी बुनता है, समझाता है कि जब भी कोई उसे परेशान करता है तो उसे मौके पर ही चीज़ों को निपटाना पड़ता है, लेकिन स्वीकार करता है कि वो वर्तमान में अपना बदला लेने के लिए बहुत कमज़ोर है। वो आगे कहता है कि बूढ़ा आदमी भी उस बदले की सूची में है, फिर प्रशंसा करता है कि वो अब तक मिले किसी भी व्यक्ति की तुलना में कितना शक्तिशाली है। जियोन आगे कहता है कि उसे संदेह है कि वो फिर कभी उससे ज़्यादा शक्तिशाली किसी व्यक्ति से मिलेगा। जैसे ही वो इस बारे में बात करना जारी रखता है कि वो कितना आश्वस्त और सकारात्मक महसूस करता है, पुराना बुजुर्ग उसे टोकता है और उसका मजाक उड़ाता है। पूछता है कि क्या इसका मतलब यह है कि वो जल्दी मरने के प्रति आश्वस्त है। जियोन इससे इनकार करता है और अपनी मुट्ठी भींच लेता है, घोषणा करता है कि वो बाकी सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनेगा। पुराना बुजुर्ग जवाब देता है कि इस तरह के रवैये के साथ वो केवल कब्र की शुरुआती टिकट की ओर बढ़ रहा है। फिर उसे उसका पीछा जारी रखने के लिए कहता है। वो उसे बेवकूफ़ कहता रहता है और कहता है कि उन्हें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। जैसा कि कहानी कुछ समय बाद आगे बढ़ती है, जियोन पसीने से तरबतर है और बूढ़े आदमी की रफ्तार के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। वो उसे आवाज़ देता है, उससे धीमे चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो पहले ही 6 घंटे से चल रहे हैं। वो चिल्लाता रहता है, लेकिन पुराना आदमी उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है और शांति से चलना जारी रखता है। जियोन खुद पर चिल्लाता है, कहता है कि वो कोई मूडी किशोर नहीं है और सोचता है कि वो इन सभी अचानक मूड स्विंग से क्यों निपट रहा है। उसके चारों ओर की गर्मी असहनीय है और वो सोचने लगता है कि तापमान वास्तव में कितना अधिक होगा। इसके अलावा ढीली सैंड हर कदम को मुश्किल बना देती है और उसे चिंता होने लगती है कि वो इस दर पर हीट स्ट्रोक से गिर सकता है। ठीक उसी समय जब वो हार मानने वाला होता है, पुराना आदमी आखिरकार अपना ध्यान उसकी ओर लगाता है, जैसे कि वो इसी मौके का इंतजार कर रहा हो। वो उसे एक मूर्ख कहता है जो अपनी शक्ति के एक छोटे से हिस्से का भी उपयोग नहीं कर सकता। जब जियोन भ्रमित दिखता है तो बुजुर्ग उसे याद दिलाता है कि वो एक सैंड मैनिपुलेशन उपयोग करता है। फिर भी वो सैंड पर ठीक से चलने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उसके लिए सबसे आसान चीज होनी चाहिए। जब जियोन ये कहकर अपना बचाव करने की कोशिश करता है कि उसने केवल कुछ दिन पहले ही अवेकनिंग प्राप्त की है और अभी भी F क्लास है,
तो डायोडिन तुरंत चिढ़ जाता है। वो लड़के से बकवास करना बंद करने के लिए कहता है, ये स्पष्ट करते हुए कि उसे उसकी क्लास की परवाह नहीं है। वो फिर उससे सवाल करता है, पूछता है कि क्या वो सच में मानता है कि लोग एस क्लास के रूप में पैदा होते हैं, जबकि वो अकेला ही नुकसान की स्थिति में फंसा हुआ है। पुराना आदमी लड़के को कॉलर से पकड़ता है और उससे पूछता है कि क्या वो जस्ट इसलिए हार मानने की योजना बना रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसे आशीर्वाद नहीं मिला है। वो चिल्लाता रहता है जब तक कि वो आपा नहीं खो देता और लड़के को वापस सैंड में पटक देता है। उसे अपनी कैपेसिटी का उपयोग खुद से करने का तरीका ढूंढने के लिए कहता है। डायोडिन उसे अपने दिमाग का उपयोग करने और अपनी पावर को समझने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो अपनी लिमिट्स को तोड़कर पावरफुल बनना चाहता है तो उसे इसे सबसे अच्छे से जानना चाहिए। ठीक उसी समय जब जियोन ये सोचने लगता है कि बूढ़ा आदमी वास्तव में कुछ हद तक तर्कसंगत है, डायोडिन अचानक फिर से चिल्लाना शुरू कर देता है और धमकी देता है कि अगर वो इसे पता नहीं लगा पाया तो वो मारा जाएगा। जियोन फिर से शुरू करता है और अपनी कैपेसिटी पर ध्यान केंद्रित करता है। वो जो जानता है वो ये है कि सैंड की सीमा जिसे वो कंट्रोल कर सकता है केवल 5 मीटर है। फिर वो स्थिति का विश्लेषण करता है और महसूस करता है कि सैंड केवल टखने तक गहरी है और अगर वो किसी तरह इसे फर्श जितना ठोस बना दे तो वो चलते समय अधिक ऊर्जा बचा सकेगा। हमारा लड़का सैंड को कंडेंस करता है और इसे ठोस बनाने की कोशिश करता है और वो आखिरकार सफल हो जाता है। तपते रेगिस्तान में चलना अचानक उसके लिए बच्चों का खेल जैसा लगने लगता है। हालांकि वो जल्द ही महसूस करता है कि उससे कितनी मैना निकल रही है और वो समझ जाता है कि वो इसे लंबे समय तक जारी नहीं रख पाएगा। जियोन फिर प्लान बी पर स्विच करता है और इसके बजाय अपने पैरों में मैना केंद्रित करने की कोशिश करता है। ये भी आश्चर्यजनक रूप से अच्छे से काम करता है। उसे ऊर्जा से भरा हुआ और बार बार कोशिश करते हुए देखकर पुराना आदमी गुप्त रूप से मुस्कुराता है, अपने उन दिनों को याद करते हुए जब वो भी एक एनर्जेटिक युवा था। भले ही जियोन कहता रहे कि वो जस्ट एक एफ क्लास है, डायोडिन को भरोसा है कि मैना पर उसका कंट्रोल और उसकी कैपेसिटी कम से कम ई या डी लेवल पर होनी चाहिए। बूढ़े आदमी को लड़के में स्पष्ट कैपेसिटी दिखती है। तभी जियोन को कुछ नया मिलता है और वो इसके बारे में हंगामा करने लगता है। वो पुराने बुजुर्ग के पास दौड़ते हुए चिल्लाता है कि वो केवल अपने पैरों को छूती हुई सैंड को कंट्रोल कर रहा है और अब चलना बहुत आसान हो गया है। जैसे ही वो घमंडी होने लगता है और पुराने आदमी को अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए उसे चुनौती देता है, पुराना आदमी उसके सर पर मुक्का मार देता है। वो लड़के को बेकार की चीजों पर समय बर्बाद करने से रोकता है जब तक कि वो मरना नहीं चाहता। जियोन अचानक गिर जाता है और होश खो बैठता है। जब तक वो जागता है वो अपने गंदे चेहरे को अंधेरे में सैंडी फर्श पर दबाए हुए पाता है। कुछ बीफ जर्की चबाते हुए बुजुर्ग कहता है कि वो खुश है कि बच्चा आखिरकार जाग गया। उसे यहाँ तक ढोकर लाना वास्तव में बहुत कष्टप्रद था। जैसा कि हमारा लड़का सैठने की कोशिश करता है और शिकायत करता है कि उसका पूरा शरीर चोटों से बर्बाद है, पुराना बुढ़ा उसे जर्की का एक टुकड़ा फेंकता है। फिर वो बच्चे को अपनी युवा दिनों की कहानी ध्यान से सुनने के लिए कहता है। उसके अनुसार वो अच्छे समय थे, तब जब कमजोर होने का मतलब ये नहीं था कि आप मारे जाएंगे। वास्तव में कमजोरों की रक्षा करना शक्तिशाली लोगों का नेक धर्म माना जाता था। लेकिन वो दुनिया बहुत पहले चली गई है और वो उसे स्पष्ट रूप से याद करता है। कहानी का समय जल्दी खत्म होता है और गुरु बुजुर्ग उससे कहते हैं कि अगर वो मरने का शौकीन नहीं है तो पहले ही उठ जाए। हमारा नायक पलटकर जवाब नहीं देता, बल्कि शांति से अपने शिक्षक की बात सुनता है। उसके आश्चर्य के लिए बूढ़ा आदमी उसे जर्की का एक और टुकड़ा फेंकता है। बहुत पहले की कहानी उसे एहसास दिलाती है कि बुजुर्ग के पास वास्तव में बहुत ज्ञान है। डायोडिन एक धूके हुए रेसिड्यू की तरह दिखता है, लेकिन वो दशकों या शायद सदियों का अनुभव रखता है। उसे खाते हुए देखते हुए वो कुछ दिलचस्प नोटिस करता है। उन पुराने घिसे हुए दांतों के बावजूद बूढ़े आदमी को जर्की के साथ कोई परेशानी नहीं है। केवल अवलोकन करके वो ट्रिक समझ जाता है। इसे सीधे चबाने के बजाय आप इसे काटने से पहले लार से नरम करते हैं। इस तरह के सूखे रेगिस्तान में जर्की खाने का यही सही तरीका है। ऐसा लगता है कि बूढ़ा आदमी उसे केवल खाना नहीं खिला रहा है, बल्कि धीरे धीरे उसे अपने दम पर जीवित रहना सिखा रहा है, जैसे किसी आदमी को खाना थमाने के बजाय उसे मछली पकड़ना सिखाना। इसके बाद दोनों रात के आसमान के नीचे फिर से निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो जर्की के एक और टुकड़े के लिए अपने शिक्षक को परेशान करता रहता है, लेकिन पुराना आदमी उसे चुप रहने के लिए कहता है। कुछ समय बाद ठंड उसे बुरी तरह लगने लगती है। वो बिना रुके छींकने लगता है। उसका पूरा शरीर जमा देने वाली रेगिस्तानी रात में एक वाइब्रेटिंग मशीन की तरह कांपने लगता है। इस बीच पुराना आदमी ऐसे फैला हुआ है जैसे वो हवाई के किसी समुद्र के बीच पर आराम कर रहा हो, पूरी तरह से बेपरवाह। साथ ही वो अभी तक ये नहीं समझ पा रहा है कि ये पागल हर समय अपनी तलवार से क्यों बात करता है। फिर प्यास लगती है और वो कुछ पानी मांगता है, लेकिन डायोडिन उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और आखिरी बूंद तक खुद ही पी जाता है। ये देखकर उसे
वास्तव में गुस्सा आता है, खासकर तब जब लालची गुरु बांटने की जहमत तक नहीं उठाते। फिर भी उसे एहसास होता है कि उसके पास पर्याप्त कपड़े नहीं है। पुराने आदमी के विपरीत वो पीने के लिए ढीले कपड़े से ओस नहीं निचोड़ सकता। फिर भी वो झुक जाता है और अपने शरीर से ओस की छोटी बूंदों को चाटना शुरू कर देता है। एक हताश आवारा बच्चे के पिल्ले की तरह वो अपने गुरु के स्तर तक पहुंचने के लिए कुछ भी करेगा। ये देखकर बूढ़ा आदमी उसे बेवकूफ कहता है, लेकिन वो बहस करता है कि वो बेवकूफ नहीं है, वो एक गौरवशाली इफ है। उसकी बकवास को नजरअंदाज करते हुए बूढ़ा आदमी उसे चुप रहने और अपने आसपास को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। हमेशा की तरह नासमझ होकर वो शांत हो जाता है और सुनने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद वो अपने चारों ओर हल्की हलचल महसूस करता है।